नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर की आंसर की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का पेपर था और आप सभी देकर आए होंगे आज, और मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छा पेपर आपका गया होगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इनमें से आप देखिए, प्रथम महायुद्ध का कालखंड था। तो इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम महायुद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1914 से लेकर 1918 के बीच। कब लड़ा गया था? 1914 से लेकर 1918 के बीच। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कौन सा सैन्य अभियान है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा आपको बतानी है और इसमें बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। इसके अंदर आएगा यूरो। क्या नाम है यूरोपीय संघ की मुद्रा का? नाम यूरो। अब हम आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दक्षिण भारत में सम्मिलित हैं भारत, चीन, जापान और मलेशिया। अब आपको बताना है कि इन देशों में से कौन सा देश है जो दक्षिण भारत में। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, दक्षिण भारत में भारत है। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। चीन उत्तरी एशिया का है, इसलिए इसमें इसके अंदर है भारत। भारत बिल्कुल सही है इसके अंदर, दक्षिण एशिया का देश। अब हम आगे बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1979 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, निरस्त्रीकरण पर बल, आतंकवाद का विरोध या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो इसमें क्या था, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा आप, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। तो इसमें आपका हो जाएगा सऊदी अरब। उसके बाद किसका नाम आता है? इराक का। चलिए अब आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जवाहरलाल नेहरू जी से, जिन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए ये भाषण दिया था। ये क्वेश्चन आपके पहले अध्याय में से लिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं वामपंथ, कट्टरपंथ, दक्षिणपंथ या पंथ निरपेक्ष। तो इसमें सीधी सी बात है, दक्षिणपंथ यानी पूंजीवादी विचारधारा। और पूंजीवादी विचारधारा तो इस बात का समर्थन करती है कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए और उसमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। तो इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि बांडुंग सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन आप सबको पता है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो बांडुंग सम्मेलन आपका 1955 में। कब हुआ बांडुंग सम्मेलन? 1955 में। 1955 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? तो आपको सबको अच्छे से पता होगा, कांग्रेस आर को मिली थी उसमें 352 सीटें। कितनी सीटें मिली थी? 352 सीटें। जबकि जो इसके विपक्ष में वह ग्रैंड अलायंस था, उसको मात्र 40 सीटें मिली थी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान आपको अच्छे से पता होगा, जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, इन तीनों ही क्षेत्रों में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इसके बाद हम आपके अंतिम क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अंतिम क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं कि 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसमें 2 प्रधानमंत्री बने थे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो 1989, अब आपको यहाँ पर 1989 पूछा है तो आपको इसमें वीपी सिंह करना होगा। अगर आपको ऐसे पूछता है कि 1990 में कौन बने, तो 1990 में चंद्रशेखर थे, लेकिन 1989 में वीपी सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। और अब हमारे सामने आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान वाले प्रश्न। और इसमें आप देखिए, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से चेक तथा स्लोवेकिया नामक 2 देश बने। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका एक तो हो जाएगा चेक गणराज्य और दूसरा हो जाएगा स्लोवेनिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, श्रीलंका में राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा।
तो वो कौन सा समुदाय है जिसका प्रभाव श्रीलंका की राजनीति पर रहा? तो इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके अंदर आएगा सिहली समुदाय। कौन सा समुदाय? सिहली समुदाय। ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा गया। तो 1944 में जो उद्योगपतियों के समूह ने एक प्रस्ताव रखा था उसको किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, उसको जानते हैं हम बॉम्बे प्लान के। किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे प्लान के। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो तिब्बत के पारंपरिक नेता को 1959 में भारत ने शरण मांगी, तो उन नेता का नाम बताना है आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा दलाई लामा। किसने शरण मांगी थी? दलाई लामा ने। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इसमें आर्टिकल आएगा 370। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपके रिक्त स्थान का अंतिम क्वेश्चन है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी, तो उस गठबंधन का नाम बताना है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, उस गठबंधन का नाम है यूपीए, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कांग्रेस सरकार का ये गठबंधन था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों में देखिए, अब शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्यों को महाशक्तियों द्वारा अपने गुटों में सम्मिलित करने का कोई एक कारण बताइए। कोई एक कारण आपको बता दीजिए। तो बहुत आसान है, क्योंकि उनके जो खनिज संसाधन है उन पर अधिकार करना चाहती थी ये महाशक्तियाँ। इसके बाद देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग मुख्यालय का नाम बताइए। तो बिल्कुल सही है, कहाँ पर है? उस विभाग का नाम है पेंटागन। क्या नाम है? पेंटागन। अमेरिकी रक्षा विभाग का क्या नाम है? पेंटागन। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपको आसियान के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आसियान के 4 सदस्य देश हो जाएंगे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, भारत की लुकिस्ट व एक्टिस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं ना, वो आते हैं। और ये नीति जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उन्होंने दी थी कि पूर्व की ओर देखो, और बांग्लादेश भी इस नीति का हिस्सा है। अब इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? तो इसका कारण होगा क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस था वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद आपके है छठा क्वेश्चन, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से हैं? तो इसमें आपको बताना है कि अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष, तो मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा, ये 2 पक्ष हैं। इसके बाद सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां प्रसिद्ध हुए। बिल्कुल, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको सबको पता ही है, 1951 में शुरू की गई थी। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बिल्कुल बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किन नेताओं के बीच मुकाबला हुआ? जब 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, जब वो ताशकंद समझौते से लौट रहे थे, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री पद है उसके लिए किन के बीच मुकाबला चला? तो इसमें आपके 2 नेताओं के नाम आते हैं, एक तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। फिर मोरारजी देसाई को मात खानी पड़ी थी और इंदिरा गांधी को जीत हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसमें आपका 352 राष्ट्रीय आपातकाल वाला अनुच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की? तो मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए 27%, कितना? 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। किसमें? सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में। उसके बाद खंड ब में जो आपके बड़े क्वेश्चन है, इसको भी आप जल्दी एक बार हम देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो सबको ही पता है, वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। अमेरिकी शक्ति पर स्वयं अमेरिका ही अवरोध है, इस कथन के आधार पर अमेरिकी शक्ति पर कोई 2 अवरोध बताइए। तो आपको बिल्कुल आसान है, 2 अवरोध आप बता सकते हैं। एक तो है खुद अमेरिका की संस्थागत बनावट, और दूसरा भी अंदरूनी है, वह है अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुआ? तो बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूती मिली और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण पाक द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है। इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए।
तो बिल्कुल आप इसमें लिख सकते हो कि कश्मीर के अंदर जो कबायलियों द्वारा पाकिस्तान ने हमला कराया, इसके अलावा भी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हैं वो पूर्वोत्तर के अंदर हिंसक घटनाओं को बढ़ाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की कि अप्रवासी एवं शरणार्थी में अंतर बताइए। तो इसमें अप्रवासी तो उन लोगों को कहते हैं जो अपनी इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं, जबकि शरणार्थी किनको कहते हैं, जो राजनीतिक कारण से, सरकार के दबाव से या प्राकृतिक आपदा से अपना देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इसके बाद खनिज उद्योगों से पर्यावरण पर होने वाले कोई दो प्रभाव। तो सीधी सी बात है, अगर खनिज उद्योग लगेंगे तो उससे क्या होगा, खनिजों की कमी होगी पहली बात तो, यानी जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो खनिज मिलते हैं उनकी कमी होगी। और दूसरा क्या है कि खनिजों के अंदर जो खनिज उद्योग के अंदर जो मशीनें उपयोग की जाती हैं उसमें जहरीले गैस निकलती हैं जो खनिजों की प्रक्रिया में, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो आप ये 2 कारण बहुत आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो 2 भाग कौन से थे, बिल्कुल सही सोचा आपने। एक भाग तो था देसी रियासत जिनको रजवाड़े कहते हैं, उनकी संख्या कितनी थी, 565। और एक भाग था आपका ब्रिटिश प्रांत जिसमें अंग्रेज सरकार का सीधा नियंत्रण था। उसके बाद आपके मतानुसार हरित क्रांति के कोई 2 प्रभाव आपको बताने थे। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों में खराब होने के कोई 2 कारण। तो जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने माना कि हम उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो सीमा रेखाएं तय हुई थी उनको चीन ने मानने से इनकार कर दिया, तो ये दूसरा कारण हो जाएगा। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के सामने रही कोई 2 चुनौतियों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो आपको 2 चुनौतियाँ बतानी है इसके अंदर। और एक तो क्या था 1965 का भारत पाक युद्ध, और इसके अलावा आप एक बता सकते हो कि गंभीर खाद्य संकट भी उस समय आया था। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कारण को स्पष्ट कीजिए। आपको कारण बताना है कि क्यों महिलाओं ने, ये नहीं बताना कि महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी दी, कारण बताना है कि क्यों करी। तो भाई सीधा सी बात है कि जो वहाँ पर जो ठेकेदार थे ना वन काटने वाले, उन्होंने गांव के लोगों को शराब की लत लगा दी थी। इस कारण उनका मानसिक और आर्थिक स्तर कमज़ोर हो रहा था, तो इसलिए महिलाओं ने शराबखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। दलित पैंथर संगठन के उद्देश्यों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो दलित पैंथर्स का गठन 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं की टोली द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कि दलितों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और उनको आरक्षण दिया जाए, ऐसे कुछ इसके मुद्दे थे। बामसेफ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है कि बामसेफ का गठन कब हुआ था, 1978 में। किसने किया था, काशीराम ने। और इसकी फुल फॉर्म भी आप वहाँ पर लिख कर आते तो बहुत अच्छा रहता, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। उसके बाद हम आपके खंड से की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम बताने। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है आपके। तो आपको कोई भी शॉक थेरेपी के 3 परिणाम, जैसे कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी और बड़े बड़े उद्योगों को बहुत कम कीमत में बेचा गया, औने पौने दामों पर बेचा गया। और एक आप ले सकते हो कि जो समाज कल्याण की सभी व्यवस्थाएं थी वो बंद हो गई, इसलिए गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। और आपके मतानुसार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अपने मत के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भारत की, आपको इसमें ऐसे आंसर लिखना है कि हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ, बिल्कुल भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। इसके अलावा भी आप बता सकते हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम है ना, उन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया है, यानी अपना अंशदान करने से भारत नहीं चुका है। और इसके अलावा आप एक कारण और बता सकते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान होते हैं ना, उसमें भी भारत ने अपनी सेना भेजी है। तो इस आधार पर बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। स्वतंत्रता के समय से अब तक मतदान के तरीके बदलते रहे। इस कथन के आधार पर तीनों तरीकों को संक्षेप में बताना है आपको, 3 तरीकों। तो सबको पता है, पहला तरीका क्या था, बेल्ट पद्धति, यानी बेल्ट पद्धति के द्वारा चुनाव किया जाता था। 1951-52 में यही तरीका अपनाया गया था जब पहला आम चुनाव हुआ। उसके बाद में थोड़ा बदलाव किया गया और उसके बाद में अपनाया गया जो उसका मतपत्र का तरीका। उसके अंदर जो मतपत्र होता था उस पर नाम होता था उम्मीदवार का, इसके अलावा उसके जो चुनाव चिन्ह होता था उसकी मोहर लगी होती थी। उसके बाद में जो तीसरा और वर्तमान तरीका आप इसमें बता सकते हो वह है, इसके अंदर आप ईवीएम मशीन का जिक्र कर सकते हो कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। और इसका पहली बार प्रयोग 1984 में केरल के विधानसभा उपचुनाव में किया गया।
और उसके बाद आप बता सकते हो कि 2004 के बाद ये पूरे भारत में लागू कर दी गई। 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ? कोई 2 घटनाएं आपको बतानी है। तो बहुत सीधा क्वेश्चन था, ये भी आप बता सकते हो कि गुजरात और बिहार में दंगे हुए। इसके अलावा आप एक घटनाक्रम और बता सकते हो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया तो उसमें जो इंदिरा गांधी थी उनके निर्वाचन को अवैध करार दे दिया गया। इस कारण भी इंदिरा गांधी ने फिर आपातकाल का रास्ता अपना लिया था। इसके बाद आपके जो निबंधात्मक प्रश्न आ जाते हैं कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, और ये लगभग सभी को याद है। तो जो 12th में है उसको क्यूबा संकट याद न हो, ये तो हो नहीं सकता पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को। तो क्यूबा संकट आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा कि क्यूबा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय पड़ोसी देश है। इसके अलावा यहाँ पर फिदेल कास्त्रो की सरकार थी। अमेरिका ने बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया। फिर जब अमेरिका ने बे ऑफ पिक्स आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, और जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की तो फिर उधर से अमेरिका ने अपने जहाज़ों को आगे कर दिया और सोवियत संघ के जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा, और इस प्रकार दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आने से बच गई, क्योंकि दोनों ने फिर शांति से युद्ध को ख़त्म कर लिया था। इसके बाद में आपको वैश्वीकरण का अर्थ बताना है। तो सीधी सी बात है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है प्रवाह, यानी पूंजी का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, लोगों का प्रवाह, एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और इसके कारण आपको बताने हैं। तो एक तो है प्रौद्योगिकी, आप प्रौद्योगिकी के बारे में लिख सकते हो, और दूसरा कारण है आप वो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। तो इन दोनों कारणों की आप व्याख्या कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्थिक प्रभाव करना चाहें तो वह भी करके आए होंगे। और भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग राज्य बनाने की मांग आर्थिक विकास या अलगाववाद के रूप में प्रकट होती रही। इसके उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी उनसे हमें क्या सबक मिलता है। तो बहुत सारे सबक हमें सीखने को मिलते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का अंग होती हैं, हमें इनको लोकतंत्र के विरोध नहीं मानना चाहिए। और बहुत अच्छे से आपको पहले क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में बताना है कि भारत में समय समय पर कौन सी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठी, और उसके बाद में आपको बताना है कि इनसे हमें क्या सबक मिलता है। तो बहुत अच्छा पेपर। और इसके बाद आपको भारत में सिक्किम के विलय के घटनाक्रम को आपको समझाना है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, और इसी प्रकार आपके आगे का पेपर भी बहुत अच्छा होगा अगर बच रहा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका पेपर कैसा रहा, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।